बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का एक बहुत ही अहम मुल्क है, पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त इस्लामी मुल्क है, लेकिन मुसलसल पिछले कुछ अरसे से ज़वाल पर ज़वाल नज़र आ रहा है सऊदी अरब पर। और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो अगर अब सोने की तरफ भी देख रहे हैं, सोने को भी हाथ लगा रहे हैं, तो वो मिट्टी होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल उस दौर से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि जहाँ सऊदी अरब के बारे में ये कहा जाए 1960 और 70 की दिहाई के बाद कि सऊदी अरब मिट्टी को भी हाथ लगाता था तो सोना हो जाती थी, अब बिल्कुल उलट हो रहा है। ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ, ये ज़वाल की तरफ सऊदी अरब किस तरह गया तारीख़ के साथ और साल के हवालों से कि किस साल क्या किस तरह से होता चला गया और अब सऊदी अरब किस हाल में है और किस तरह इस वक्त जो नज़र आ रही है सोच मोहम्मद बिन सलमान की कि ट्रंप अगर इलेक्शन हारते हैं तो उसके बाद भी सऊदी अरब को सहारा मिल सके इसराइल की तरफ से, तो ये सोच किस तरह से नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, यानी वहाँ भी ज़वाल नज़र आ रहा है। ये सारी कहानी मैं आपको बताऊँगा और तारीख़ी हवालों के साथ। लेकिन जो ताज़ा ख़बरें हैं पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। एक तो बहुत अच्छी खबर ये नज़र आ रही है कि अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि उम्रे की अदायगी दोबारा शुरू होने लगी है और 4 अक्टूबर से सऊदी अरब की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए 4 अक्टूबर से इंशाअल्लाह ताला उम्रे की अदायगी के लिए इजाज़तनामे शुरू हो जाएंगे। उम्रे की अदायगी की जा सकेगी 4 अक्टूबर से और तकरीबन 6-6 हज़ार लोगों को एक वक्त में यानी इजाज़त होगी कि 6,000 से ज़्यादा तादाद ना बढ़े किसी एक वक्त में, इस तरह से कुछ सोचा गया है। और उसके बाद 1 नवंबर से बाहर के लोगों के लिए भी यानी पूरी दुनिया से मुसलमान आ सकेंगे और उम्रे के लिए यानी पहुंच सकेंगे सऊदी अरब में और अपने इस मज़हबी जो उनकी इबादत है, मज़हबी इबादत मुसलमानों की, उसको अदा कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी सआदत होती है किसी भी मुसलमान के लिए कि वो अल्लाह ताला के घर काबतुल्लाह की ज़ियारत कर सके, वहाँ पर नमाज़ पढ़ सके, उम्रा कर सके और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। और मस्जिद नबवी में वो नमाज़ें पढ़ सके, वो क्या मंज़र होता है इंसान की ज़िंदगी के लिए, इससे बड़े लम्हात क्या हो सकते हैं। तो फरवरी से इस चीज़ पर पाबंदी लगी थी वबा की वजह से, तो अब इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम है कि ये इजाज़त अब मिलने जा रही है और इंशाअल्लाह उसके बाद लोग फिर जाकर उम्रा अदा कर सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब ज़ाहिर है कि एक मज़हबी और रूहानी तौर पर अगर देखें तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन इसका सऊदी अरब की मईशत पर भी गहरा असर होता है। और ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के अगर दीगर ममालिक से ताल्लुकात को देखें, उसका भी इससे ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक से अगर हम बात करें तो वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो अब मईशत के लिहाज से भी, सऊदी अरब की मईशत के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही आप देखिए कि जो हूसी बागी जिनको कहा जाता है यमन में, वहाँ से हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो हाल ही में हमला हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है और सऊदी प्रेस एजेंसी SPA वो इसकी तस्दीक कर रही है कि वहाँ से मिज़ाइल फायर किए गए और हूसी बागियों का कहा जा रहा है उनकी तरफ से, और जज़ान में ये यानी हमला हुआ है और यमन की तरफ से हमला हुआ और उसमें 3 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और 5 लोग इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। अब पाकिस्तान ने तो इसकी मज़म्मत भी की है और ये भी कहा है कि हम सऊदी अरब की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के साथ हैं। फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया है हमेशा की तरह, मगर मसला ये है कि सऊदी अरब अब इससे निकल नहीं पा रहा। ये जो हालात हैं इनकी क्या वजह है, यही आज हम इसका तफसील से जायज़ा लेंगे। सिर्फ यमन की सूरत हाल और ये अटैक्स की बात नहीं, चूँकि अब हूसी जो जंगजू हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि जी हमने तो ये फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, जबकि इससे पहले अभी चंद दिन पहले, अब देखिए कि अब हफ्तों में नहीं, अब दिनों के बाद ये हमले होते चले जा रहे हैं। अभी इससे चंद दिन पहले, सिर्फ समझे 1-2 दिन पहले की बात है कि खबर आई कि जी अब जो अबहा एयरपोर्ट है, बड़ा अहम एयरपोर्ट है जो यमन की सरहद के साथ लगता है, वहाँ पर हमला हुआ है।
ड्रोन्स के ज़रिए और इस तरह से दीगर असलहे के ज़रिए, और उसको नाकाम बनाया गया है। शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ये अब सऊदी अरब की तरफ से कहा गया। लेकिन अबहा एयरपोर्ट माजी में भी कई दफ़ा निशाना बन चुका है हुसी जंगजुओं का, और इसमें हलाकतें भी हुई हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2015 के बाद से अब ये हालात हैं, 5.5 साल गुजर चुके हैं ये यमन की सूरत हाल को और इसमें सऊदी अरब के शामिल होने को, लेकिन हालात बद से बदतर होते चल जा रहे हैं, संभल नहीं रहे सऊदी अरब से, मोहम्मद बिन सलमान से, और ये सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। अब सिर्फ एक यही मुश्किल नहीं है कि ये जो हुसी बागियों की तरफ से गोलाबारी का होना, 5 अफराद ज़ख्मी, 3 गाड़ियाँ तबाह, और ये अब आए दिन होता चला जा रहा है और इससे निकल नहीं पा रहा सऊदी अरब। अब मैं ये सूरत हाल किस तरह से पैदा हुई और माजी में क्या कुछ होता रहा, इसका जायज़ा लेते हैं हम। अब ये बहुत मैं आपको अहम डिटेल्स बताने लगा हूँ, इससे सारी सूरत हाल ना सिर्फ सऊदी अरब की, उसके दीगर मुल्कों से ताल्लुकात की, अमेरिका, इसराइल, ये सब, यमन का, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, लेकिन ये सारी डिटेल बड़ी अहम है ताकि आने वाले दिनों के हवाले से भी हमें जायज़ा लेने में आसानी होगी। अब देखिए कि हो ये रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान असल में आइडियलाइज़ कर रहे हैं मोहम्मद बिन ज़ैद को, MBZ को, जो कि वली अहद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के। अब मोहम्मद बिन सलमान इसलिए उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं कि जी जिस तरह UAE निकला है कि सिर्फ ये नहीं कि तेल पर उनकी इकॉनमी डिपेंड कर रही है, टूरिज़म की तरफ वो बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो उनके पीछे पीछे चलना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। अब सऊदी अरब की मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताऊं कि सऊदी अरब का जो राइज़ है, जो उसका ऊपर आना है इस्लामी दुनिया में, वो मेन है जी तेल की वजह से, कि जब सऊदी अरब में तेल मिला और उसके बाद आगे से आगे सऊदी अरब चलता चला गया। लेकिन उससे पहले कुछ और ममालिक भी बड़े अहम होते थे सऊदी अरब से पहले, जिनमें मिस्र बहुत अहम था उस वक्त। लेकिन 1967 में जब इसराइल के साथ जंग हुई है, तो उसके बाद फिर ये मिस्र में और दीगर ममालिक में जो जंग में थे, उनमें हमें ज़वाल नज़र आता है, नीचे से नीचे चलते चले गए। और फिर इस तरह से और बड़ी उस वक्त पावर्स थीं, लिबिया था, दीगर ममालिक थे जो करीब करीब थे, लेकिन वो फिर कुछ उतने अहम नहीं रहे, यानी उन पर एक उस निस्बत से वो नीचे जाने लग गए जितने वो स्ट्रॉन्ग होते थे। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि सऊदी अरब अहम होता चला जाता है, और सऊदी अरब इस तरह से अहम होता है कि सऊदी अरब अमेरिका के करीब और ज़्यादा हो जाता है उसके बाद। और ये 1967 की जंग का मैंने आपको हवाला दे दिया। उसके बाद जब जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के रहनुमा थे, उनकी हलाकत होती है 1970 में, उसके बाद फिर होता यह है कि सऊदी अरब को एक तरह से लीडरशिप रोल नज़र आने लग जाता है इस्लामी दुनिया का, और फिर OIC में भी इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाता है सऊदी अरब का। अरब लीग हो वो हमें नज़र आती है। फिर ये होता है कि जी जो इस तरह की रियासतें थीं, मिसाल के तौर पर मिस्र था, इराक़, सीरिया, इनका कुछ हमें इन्फ्लुएंस कम होता और सऊदी अरब का बढ़ता नज़र आता है तारीख़ में। फिर OPEC ने जो बूम देखा और 1973 में अरब इसराइल वॉर की वजह से सऊदी अरब में ये देखा गया कि पेट्रो डॉलर्स बड़ा ज़्यादा है, डिप्लोमेसी नज़र आई 1973 के बाद कि जनाब ये यानी जिस तरह से सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम ये तेल की डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेंगे, तेल बंद कर देंगे आलमी ताकतों का, तो उससे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नज़र आया कि सऊदी अरब एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। अच्छा, अब देखते हैं हम अगर आगे इसके बाद, तो मिस्र ने तो फिर आगे चलकर ये किया कि इसराइल के साथ उन्होंने एक अमन मुआहिदा कर लिया। लेकिन फिर 1978 में ये होता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है ईरान में, और फिर 1979 में 1979 में सोवियत यूनियन उस वक्त का, यानी रशिया जिसको हम कहते हैं अब रूस, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन थी, वो अफ़गानिस्तान पर अटैक कर देता है, और इसमें फिर अमेरिका बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है सऊदी अरब के,
चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड में एक बड़ा अहम रोल होता है सऊदी अरब का, और अफ़गानिस्तान की जो जंग है, सोवियत यूनियन जिस तरह वहाँ पर आ गया, तो फिर अमेरिका का एक बहुत करीबी इत्तेहादी सऊदी अरब बन जाता है और उसमें वो बड़ी मदद करता है। फिर ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार था। अब इस तरह से सऊदी अरब एक रीजनल पावर के तौर पर बहुत अहम हो जाता है। और फिर 19 ईस्वी में इराक ईरान जंग होती है और 8 साल जंग रहती है। फिर सीरिया और इसराइल का आपस में मामलात ख़राब, फिर लबनान के साथ मामलात ख़राब, और इसराइल लबनान में घुस जाता है। तो ये मुल्क तबाह होते जाते हैं। लेकिन साथ साथ सऊदी अरब और यूएस के जो ताल्लुकात हैं 1980 की दहाई में, वो अपने उरूज पर पहुंच जाते हैं। और सऊदी अरब फुल मदद करता है अमेरिका की सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। और फिर आखिरकार अफ़गानिस्तान में शिकस्त होती है सोवियत यूनियन को, और इससे फिर ताल्लुकात और आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1989 में 1989 में होता है कि जब अब अफ़गानिस्तान से निकल जाता है सोवियत यूनियन, तो उसके बाद कुर्बतें तो रहती हैं, लेकिन 9/11 के बाद जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पर हमला होता है, तो उसके बाद ये ताल्लुकात में एक गिरावट आती है सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में अचानक से। फिर यह है कि सद्दाम हुसैन का मामला बीच में आ जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है कि अमेरिका सऊदी अरब पर ये कहता है कि जी सद्दाम हमला करेगा, माजी में उसने किए हैं। लेकिन वो सद्दाम हुसैन को भी टारगेट करता है 9/11 के चक्कर में, और यानी सिर्फ अफ़गानिस्तान पर ही नहीं। और वो फिर एक मसला और बढ़ता चला जाता है। अब कोल्ड वॉर तो जीत चुका होता है अमेरिका, लेकिन अब उसके बाद अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कभी वो किसी मुल्क पे हमलावर हो रहा है, कभी किसी मुल्क पे। और 1991 में चूँकि अमेरिका ने एक फ़र्स्ट इंटरनेशनल अरब इसराइल पीस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, और उस वक्त वो इसराइल का मसला सुलझाने की तरफ आ गया था। लेकिन फिर होता यह है कि 2001 में ये जो 9/11 के वाक़यात होते हैं, उसमें सब कुछ बदल जाता है। और फिर अगरचे उसके बाद उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब निकाल देता है सऊदी अरब से, लेकिन फिर भी पता लगता है कि 19 हाईजैकर्स में से 15 का ताल्लुक सऊदी अरब से था। तो लेकिन वहाँ पर फिर बुश ने इन ताल्लुकात को बचाया, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात को, क्योंकि फिर जो वॉर ऑन टेरर बुश ने शुरू की उसमें सऊदी अरब ने साथ दिया, और अफ़गानिस्तान पर जिस तरह अमेरिका ने हमला किया उसमें भी सऊदी अरब साथ था। अच्छा, फिर ये कि 2002 में जॉर्ज बुश ने ये किया कि जी जो उस वक्त क्राउन प्रिंस थे अब्दुल्ला, उनको बुलाया अपने ज़ाती घर में, और फिर ये कि जी एक अरब लीग होती है, पीस इनिशिएटिव होता है 2002 में, और फिर उसमें ये कि जी इसराइल अगर सही तरह से फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेता है तो फिर इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। ये पहला इस तरह का इनिशिएटिव होता है कि किस तरह हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, एक बड़ा इनिशिएटिव, ये चीज़ सामने आती है। अब यहाँ पर अमेरिका भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अफ़गानिस्तान की जंग भी और इराक की जंग भी और दीगर जंगों में जैसे जैसे अमेरिका जाता है, अमेरिका कमज़ोर होता चला जाता है। इतना उसका पैसा लगता है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, और इससे फिर ताल्लुकात पर भी, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात पर भी दबाव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर ये होता है कि जनाब 2010 की जो दहाई है, ओबामा जब एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर उस वक्त एक तो ये हो गया कि अमेरिका लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर हो गया, शेल गैस आ गई, उससे अमेरिका खुद कफील भी हो गया तेल में, उसको सऊदी अरब के तेल की उस तरह ज़रूरत नहीं रही। फिर ऊपर से ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेता है अमेरिका 2015 में, और इससे सऊदी अरब को लगता है कि हमारे तो इंटरेस्ट को बड़ी ठेस पहुंच रही है, और ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अब ओबामा का जो दौर है वो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात का एक तरह से यूँ समझे कि गिरावट का दौर है, और वो रुकता नहीं है, वो आगे चलता चला जाता है। अब होता यह है कि 2011 में जब वो अरब स्प्रिंग आता है, मुख्तलिफ अरब ममालिक में जमहूरियत की तरफ मामलात आने लगते हैं, तो सऊदी अरब पर और ज़्यादा दबाव आता है, और ऊपर से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सपोर्ट करना शुरू कर देती है इन ममालिक में, दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ ये मुजाहरे होते हैं। उससे सऊदी अरब और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर किंग सलमान का दौर आ जाता है, और उसके बाद मोहम्मद सलमान आ जाते हैं बीच में। तो ये दबाव तो रखते हैं कि इस तरह का कोई हमारे यहाँ ना हो, जमहूरियत की तरफ या कोई एहतजाज वगैरह ना हो।
तो वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का दौर इनके ज़हन पे बहुत ज़्यादा सवार रहा कि जी उसने देखें कि ये किया कि जंगों से निकलने की भी बात की और साथ सऊदी अरब से उस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है उन पर पूरा नहीं उतर सके, और ईरान से सबसे बढ़कर ये कि मुआहिदा कर लिया, एक न्यूक्लियर मुआहिदा जो हो गया था। अब सऊदी अरब ने ये सोचा कि जी हमने अब ना दोबारा वो जो हमारा 70 की दिहाई का या उसके बाद 2000 से पहले का जो दौर है उसमें वापस आना है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि मोहम्मद बिन सलमान ये करते हैं कि वो अपने यूएई के जिनको वो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से वो आगे बढ़े, तो अब वो करते ये हैं कि एक तो ये वक्त आता है, सबसे पहले उनका जो टेस्ट आया वो यमन की जंग का आया। उन्होंने कहा कि ये हम चंद हफ्तों में या चंद दिनों में हम यहाँ पर जीत जाएंगे, यमन में जिस हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो उसका हम कंट्रोल देख लेंगे तो हमें रीजन में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो चंद दिन अब 5.5 साल हो चुके हैं, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया। जून 2017 में होता यह है कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद ने एक क्राइसिस एक और क्रिएट कर दिया, दोनों ने मिलकर वो कतर से ताल्लुकात ख़राब कर लिए। अच्छा, वो एक लंबा चक्कर है कि कतर पर इल्ज़ाम लगाया कि जी आप टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं, जिनमें ये हुसी बागी भी हैं और दीगर मामलात भी, और चाहे वो सीरिया का मामला भी हो वहाँ भी। तो अब वो कतर से भी, यानी एक रीजनल और पावर थी, उससे भी ताल्लुकात ख़राब कर लिए सऊदी अरब ने। फिर ये हुआ कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई साथ नहीं दिया सऊदी अरब का। उन्होंने यानी कतर के साथ भी ताल्लुकात रखे, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी हार थी। तो ये डिक्लाइन जो मैं कह रहा हूँ ये किस तरह से आता चला गया, ये आप देखिए कि पूरी एक तारीख है, मैं आपको नोट से ये चीज़ें भी बता रहा हूँ। अब 2017 नवंबर, उसमें एक और डिज़ास्टर होता है सऊदी अरब के लिए। उसमें होता है कि लबनान के जो वज़ीर आज़म हैं साद हरीरी, अब वो लबनानी भी हैं और सऊदी नेशनल भी हैं। वो उनको रियाज़ बुलाया जाता है, फिर उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया जाता है, बराह रास्त नशर किया जाता है। और मसला ये था कि जी आपने हिज़्बुल्लाह के साथ जो ईरानियन बैक्ड हैं उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट की बनाई हुई है, लेकिन वो जो ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा था वो बैकफायर कर गया और पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा यानी वावेला मच गया कि ये क्या, इन्होंने ज़बरदस्ती किसी वज़ीर आज़म से इस तरह इस्तीफ़ा लिया है। वो मामला ख़राब हो गया और फिर मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर स्कैंडल पे स्कैंडल बनने लग गए इंटरनेशनली। फिर ये होता है कि जनाब वो 2017 में ही उरूज पर तो आते हैं मोहम्मद बिन सलमान, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं मसला ख़राब तर होता चला जाता है कि जी ये अपने ही शहज़ादों को, अपने कज़न्स को, भाइयों को ये दबा के रखते हैं। उनको पकड़ा उन्होंने, इसके ख़िलाफ़ यानी करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों को पकड़ा, उनसे पैसे भी निकाले, सब कुछ किया, लेकिन फिर कहा गया जी इज़हार राय पर, आज़ादी पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि वो रिफॉर्म्स भी ला रहे थे साथ साथ। और फिर एक बहुत ही जो बुरा इल्ज़ाम और बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम लग गया वो जमाल खशोगी कत्ल का था, जो इस्तांबुल में कॉन्सुलेट में जिनको कत्ल किया गया, और उसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर आ गया 2018 में, अक्टूबर 2018 में। ये एक और बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक डिज़ास्टर साबित हुआ मोहम्मद बिन सलमान के लिए और सऊदी अरब के लिए कि जी ये तो कहते ही हैं कि हमने यहाँ पर रिफॉर्म्स लानी है, औरतों को और आज़ादी और मजहबी इंतहा पसंदी उसको कंट्रोल करना है, हमने वो नियॉम सिटी की तरफ जाना है, लेकिन वो एक इमेज ख़राब होता चला गया। फिर ये होता है कि जनाब सऊदी अरब अगरचे अरब हा डॉलर लगाता है, अरब हा डॉलर उससे असलहा ख़रीदता है, फिर यमन जंग जीतने की कोशिश करता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर और बुरा ये हुआ कि ये जंग चूसती चली गई सऊदी अरब को, यमन की जंग। और फिर जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल थी वो बिल्कुल पैरालाइज़ हो गई, जो एक सऊदी मेजर अचीवमेंट थी उसका कोई फ़ायदा ना रहा। और फिर इसमें भी इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर आया कि उन्होंने उसको एक्टिव ही उस तरह नहीं रखा। अच्छा, अब ये होता है कि जनाब यूएई की तरह पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं मोहम्मद बिन सलमान के। जी ज़ाहिर है आपने दुबई में देखा होगा किस तरह एक आज़ाद माहौल है, उस किस्म का माहौल करते हुए वो कहते हैं जी सोशल लिबरलाइजेशन हो, नियॉम सिटी हो, जहाँ सऊदी अरब के रूल्स ही लागू नहीं होंगे, वहाँ बिल्कुल मॉडर्न तरीन एक शहर बनाऊँगा। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, मसाइल बढ़ते चले गए, बजट डेफिसिट हो गया, लोगों में यानी परेशानी बढ़ती चली गई। अब वो लोग इतने परेशान हैं, मायूस होते चले जा रहे हैं कि जनाब एक तरफ तो सोशली आप एम्पावर करना चाह रहे हैं औरतों को, लेकिन साथ साथ जिस तरह के मल्टी बिलियन डॉलर मेगा प्रोजेक्ट्स आप चलाना चाह रहे थे वो तो बंद हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि 29% बेरोज़गारी पहुंच गई, 29%, ये हाईएस्ट है, इतनी कभी नहीं हुई।
और मसले पर मसला बनता चला गया। और फिर ये हुआ कि चाहे ईरान हो चाहे तुर्की हो, उनसे ताल्लुकात ख़राब से ख़राबतर होते चले गए और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। ईरान का, अब ईरान की कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में आ गई है दरियाफ़्त करने की, यानी कुदरती जो मादनियात हैं, ज़खायर उनको दरियाफ़्त करने में, तो वो ईरान का अब चीन से भी बहुत बड़ा मुआहदा हो जाता है $400 अरब का। ये सारे मामला ख़राब करते रहे। अब सारा जो आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ, आखिरी चीज़ पर आ रहा हूँ कि अब मोहम्मद बिन सलमान को ये लग रहा है और मोहम्मद बिन ज़ायद को, यूएई की भी वलीअहद को, कि जी ट्रंप शायद नहीं जीतेंगे। अब नवंबर के इलेक्शन अगर ट्रंप नहीं जीतते, क्योंकि ट्रंप से तो मामला फिर भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की निस्बत ठीक चल रहे थे, वो डेमोक्रेटिक से ज़्यादा रिपब्लिकन, चाहे वो बुश हों वो भी रिपब्लिकन पार्टी से थे, ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हमारे ताल्लुकात चलते हैं। लेकिन अब अगर वो हार रहे हैं ट्रंप और जो बाइडन आ जाते हैं उनके मध्यकाल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, तो फिर क्या बनेगा हमारा। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जी हम ये करते हैं कि जो एक पीछे एक बहुत सॉलिड सपोर्ट होती है अमेरिका में और उनके ऐवानों में, वो होती है यहूदी लॉबी की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसराइल से हम ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं। तो क्योंकि ये यमन का भी मामला है, कतर से भी है, दीगर ममालिक से हैं, ईरान का मसला है सबसे ज़्यादा, तो अब इसराइल के साथ अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। वो वहाँ पर कारोबारी तौर पर भी सबसे मजबूत है इसराइली लॉबी और अमेरिका में, और साथ ही वहाँ पर कानून साज इदारों में भी बड़ी मजबूत है। इसीलिए फिर मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा गया, उन्होंने बहरीन और यूएई को आगे किया कि जी तुम तो ताल्लुकात इसराइल से बहाल करो, और जो कि नज़र आए ताल्लुकात बहाल होते हुए। और ये सबसे करीबी दोस्त हैं सऊदी अरब के, तो इसलिए कहा जा रही बहरीन ने भी मान लिया और यूएई ने भी मान लिया। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं शाह सलमान जो हैं वो नहीं मानना चाहते इसराइल को, मोहम्मद बिन सलमान तो मानना चाहते हैं। तो ये आपस में एक मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन अब मैं आखिर की तरफ आ रहा हूँ कि अब अमेरिका जहाँ मदद नहीं कर सका और ट्रंप मिलकर मदद नहीं कर सके सऊदी अरब को उस तरह से, हालांकि ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किया, उनसे $100 अरब के असले का मुआहिदा किया, फिर उनको वो सोने का हार, और किस तरह सऊदी अरब में बुलाकर ट्रंप के साथ क्या क्या किया। लेकिन अगर ट्रंप सऊदी अरब को उस तरह नहीं सपोर्ट दे सके जिस तरह सऊदी अरब चाहता था, तो इसराइल भी ये काम नहीं कर सकेगा। उसकी बुनियादी वजूहात मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बुनियादी वजूहात उसकी ये हैं कि इसराइल से जिन्होंने भी ताल्लुकात ठीक किए वो मिसालें देख लें, चाहे वो मिस्र हो चाहे उर्दन हो, उनके हालात कोई बेहतर नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी इसराइल कोई अगर जंग की सूरत हाल हो जाती है तो इस तरह से मदद के लिए नहीं आएगा, ना यूएई की ना ही सऊदी अरब की। दूसरा, अगर आप कहते हैं टेक्नोलॉजी वाइज और दीगर, तो सऊदी अरब या यूएई इसराइल जिस तरह की टेक्नोलॉजी दे रहा है या जो लेटेस्ट चीज़ें दे रहा है उससे कई सस्ती चीज़ें वो दीगर जो अहम ममालिक हैं दुनिया के उनसे वो ख़रीद सकते हैं। तो लिहाजा फ्यूचर में भी नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इसराइल से ताल्लुकात बड़े अच्छे करने से और बहाल करने से, और ये चीज़ भी बैकफायर कर सकती है। तो ये मैंने मुख्तसरन आपसे अर्ज़ किया है कि किस तरह से ये सऊदी अरब में ज़वाल आता चला जा रहा है, मुश्किल हालात आते चले जा रहे हैं। अब अगर ट्रंप हारते हैं तब भी मुश्किल है, नज़र ही आ रहे हो हार जाएंगे। जो बाइडन आते हैं वो फिर डेमोक्रेटिक है, वो ओबामा के करीब रहे और उसी तरह ओबामा वाले मामला चलाएंगे कि जनाब लड़ाइयाँ फटने ना हो और ये ईरान के साथ फिर कोई मुआहिदा वगैरह किया जा सके। और अगर यानी बाइडन आ जाते हैं तब मुश्किल ये है, और ट्रंप के हारने की सूरत में जो नज़र आ रहा है, ट्रंप आ भी गए जिसके इम्कानात सऊदी अरब भी समझ रहा है बहुत कम है, तो वो वही कर सकेंगे जो माजी में उन्होंने किया है, उतनी मदद नहीं सऊदी अरब की कर सकेगा। चाहे ईरान को उन्होंने टारगेट रखा लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सके। तो अब सारा कुछ जो है वो देखा जा रहा है कि इसराइल जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा बैक करे, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर दबाव डालकर सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे रखे और ईरान के उतनी करीब ना हो। लेकिन वही बात जो मैंने अर्ज़ की है कि इसराइल से ताल्लुकात अच्छे करके अगर यही फ़ायदा होता तो बाकी ममालिक हासिल कर लेते, एक चीज़। और दूसरा ये कि क्या ऐसा है कि इसराइल दे देगा और वो दुनिया की आलमी ताकतें दूसरी वो सपोर्ट नहीं दे सकती। तो ये लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही सऊदी अरब इस सारे मामले से किसी तरह से कुछ निकल सकेगा। मुश्किल से मुश्किल हालात नज़र आते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।